फैक्टर्स अफेक्टिंग सेल रिस्पायरेशन, आज की क्लास डिस्कस करेंगे वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो सेल रिस्पायरेशन को अफेक्ट करते हैं, जिनकी वजह से सेल रिस्पायरेशन अफेक्टेड होता है। सबसे पहला फैक्टर का नाम आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर की बात करें तो आपका टेम्परेचर का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है सेल रिस्पायरेशन पे। ऑप्टिमम टेम्परेचर आपसे कोई पूछे तो 20 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, जो रूम टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पे आपका सबसे बढ़िया रिस्पायरेशन होता है। सेलुलर रिस्पायरेशन के लिए बेस्ट टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर कौन सा है? 20 से 35 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर बहुत कम होगा तो सेल रिस्पायरेशन बहुत स्लो हो जाएगा, और टेम्परेचर बहुत हाई होगा तो भी सेल रिस्पायरेशन रुक जाएगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपने पढ़ा है रिस्पायरेशन के लिए बहुत सारे एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और एंजाइम्स क्या होंगे? वेरी लो टेम्परेचर पे एंजाइम क्या होंगे? लो टेम्परेचर अगर हो गया तो लो टेम्परेचर पे एंजाइम्स क्या हो जाएंगे? एंजाइम्स इनएक्टिव हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे। और एंजाइम्स इनएक्टिव हो जाएंगे तो एंजाइम के इनएक्टिव होने की वजह से लो टेम्परेचर पर भी आपका सेलुलर रिस्पायरेशन रुक जाएगा या बहुत स्लो हो जाएगा। यही कारण है कि आप देखे होगे अपने घर में फ्रिज यूज करते हो, आप फ्रिज यूज करते हो घर पे, देखे हो फ्रिज में कोई सामान रख दो तो सामान जल्दी खराब नहीं होता है। क्यों खराब नहीं होता? जो सब्जी खराब होने वाली थी अगले 2-4 घंटों में, 2-4 दिन तक खराब नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फ्रिज में टेम्परेचर क्या होता है? बहुत लो टेम्परेचर होता है, और लो टेम्परेचर की वजह से क्या होगा? सारे एंजाइम्स इनएक्टिव हो जाएंगे और सेलुलर रिस्पायरेशन रुक जाएगा। रिस्पायरेशन रुक जाएगा तो एनर्जी नहीं बनेगी, और एनर्जी नहीं बनेगी तो ग्रोथ नहीं कर पाएगा कोई ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ रुक जाएगी, ठीक है, सेल की ग्रोथ रुक जाएगी, तो सेलुलर ग्रोथ रुक जाएगी, ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ रुक जाएगी। किसकी वजह से? फ्रिज में लो टेम्परेचर की वजह से। यही कारण है कि हमारा फ्रिज में रखा हुआ सामान खराब नहीं होता। एक और उपाय, हम लोग घर पे सामान खराब ना होने के लिए एक और चीज यूज करते हैं। दूसरा टेक्निक क्या यूज करते हैं? हम उसको उबाल देते हैं, गर्म करते हैं। कोई भी सामान को गर्म कर देते हैं, गर्म करने से भी दूध गर्म कर देते हैं, दूध जल्दी खराब नहीं होता। हाई टेम्परेचर पे भी चीजें गर्म नहीं होती। क्यों रिस्पायरेशन नहीं होता? क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर बहुत हाई टेम्परेचर पे देखेंगे तो वहां पर भी एंजाइम्स क्या हो जाएंगे? डिग्रेड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एंजाइम्स की बात करें तो एंजाइम किससे बने होते हैं? तो एंजाइम का केमिकल नेचर देखा जाए तो एंजाइम प्रोटीन से बने हुए होते हैं, और हाई टेम्परेचर पे प्रोटीन अब डिनेचर हो जाता है। प्रोटीन डीनेचर्ड हो जाएगा, इसलिए एंजाइम इनएक्टिव हो जाएंगे। तो हाई टेम्परेचर पे या लो टेम्परेचर पे सेलुलर रिस्पायरेशन बहुत स्लो हो जाएगा या रुक जाएगा। इस बात को समझाने के लिए साइंटिफिक इक्वेशन दिया गया है Q10 इक्वल टू 2, Q10 इक्वल टू 2 और 3। इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि हर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में चेंज होने से रिस्पायरेशन में डबल या ट्रिपल का डिफरेंस आएगा। या तो डबल हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, डबल होकर फास्ट में डबल हो जाएगा, या स्लो हो जाएगा। जैसे कि सपोज अगर हम बात करें कि रिस्पायरेशन आपका 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रिस्पायरेशन चल रहा था, और 10 डिग्री सेल्सियस रिस्पायरेशन पे 1 घंटे पे मान लो 40 एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा था। सपोज 10 डिग्री सेल्सियस में 1 घंटे में 40 एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा था, तो बताइए सेम जगह पर आपका वहां पर 20 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दिए हम, तो 20 डिग्री सेल्सियस पर कितना बनेगा? अगर वही केमिकल रिएक्शन की रेट टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो रिस्पायरेशन की रेट बढ़ जाएगी, और वहां पर जहां पर 40 बन रहा था वहां 80 एटीपी का फॉर्मेशन होगा टेम्परेचर में वेरिएशन की वजह से। मतलब टेम्परेचर में हर 10 डिग्री सेल्सियस का वेरिएशन करते जाएंगे तो केमिकल रेट की रिएक्शन डबल या ट्रिपल बढ़ जाएगी। इसी को दिखाया गया है Q10 इक्वल टू 2 या 3, 2 से 3 टाइम, 2 से 3 टाइम रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर सकता है, रिस्पायरेशन के रेट को। ठीक है, तो फ्रिज में खाना खराब क्यों नहीं होता? आपको आज मालूम चल गया, क्योंकि फ्रिज में टेम्परेचर बहुत लो होता है, और बहुत कम टेम्परेचर होने की वजह से वहां पे रिस्पायरेशन बहुत स्लो हो जाएगा, और रिस्पायरेशन स्लो हो जाएगा तो एनर्जी नहीं बनेगी, एनर्जी नहीं बनेगी तो कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, ग्रोथ नहीं करेगा। हाई टेम्परेचर पे भी यही हाल होता है, तो हाई टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे कहीं भी आपका रिस्पायरेशन नहीं होता। तो आपको मालूम चल गया कि टेम्परेचर बहुत बड़ा फैक्टर है रिस्पायरेशन के लिए। ठीक है, एक और बात कर रहे हैं आपको, CPRI नाम सुने हैं? CPRI सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहां पर है? सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। आलू पर रिसर्च करने वाला इंस्टीट्यूट कहां पर बनाया गया है और क्यों बनाया गया है? तो आपको पता होगा आलू में रिसर्च करने वाला इंस्टीट्यूट है वो कुफरी गांव में बनाया गया है। कुफरी गांव, कुफरी गांव कहां पर है?
शिमला में है। शिमला कहां पर है? शिमला हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में शिमला के बारे में सब लोग जानते होंगे। शिमला में टेम्परेचर बहुत हाई होता है या बहुत लो होता है? तो जान लीजिए शिमला की जो पहाड़ी एरिया में हिली एरिया है वह टेम्परेचर बहुत लो होता है, लो टेम्परेचर है। लो टेम्परेचर है तो लो टेम्परेचर की वजह से प्लांट में रिस्पायरेशन फास्ट होगा या स्लो होगा? तो रिस्पायरेशन का रेट क्या हो जाएगा? लो टेम्परेचर रिस्पायरेशन स्लो रिस्पायरेशन होगा, रिस्पायरेशन स्लो करेगा प्लांट। और प्लांट में रिस्पायरेशन स्लो होगा तो इसमें स्टोर फूड ज्यादा होगा कि कम होगा? तो उसमें स्टोर फूड ज्यादा होगा, क्योंकि रिस्पायरेशन कम कर रहा है इसलिए स्टोरेज आपका फूड का ज्यादा हो जाएगा, स्टोर फूड ज्यादा हो जाएगा और बहुत सारा स्टोर फूड हो जाएगा। और आलू क्या है? स्टोरेज फूड ही तो है आपका। जब प्लांट के पास बहुत सारा स्टोर फूड हो जाता है तो वो अपने स्टेम में स्टोर फूड कर लेता है और फूल जाता है, तो मॉडिफाइड स्टेम है। आलू क्या है? मॉडिफाइड स्टेम है। इसमें क्या है? स्टोर्ड फूड है, बहुत सारा फूड स्टोर हो गया है, इसकी वजह से आलू का स्टेम फूला फूला लगता है। स्टोर फूड कब ज्यादा होगा? जब रिस्पायरेशन कम होगा। रिस्पायरेशन कम कब होगा? लो टेम्परेचर पे। इसीलिए आलू की खेती ठंडी के मौसम में की जाती है, ठंडी जगह पे की जाती है। ठंडी जगह पर आलू हमेशा अच्छा से उगता है। कुफरी जो शिमला में हमेशा ठंड पड़ती है इसलिए हमेशा वहां पे खेती कर सकते हैं आलू की हर मौसम में, ठीक है। तो CPRI सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ इंस्टीट्यूटेड है? शिमला में है, ठीक है, कुफरी गांव में। क्यों? क्योंकि आलू के लिए स्टोर फूड है आलू। और स्टोर फूड कब होगा? जब रिस्पायरेशन स्लो होगा। अगर रिस्पायरेशन खुद ही यूज कर लेगा प्लांट, रिस्पायरेशन करके एनर्जी बना लेगा, तो प्लांट बताओ क्या स्टोर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। स्टोर कब करेगा? जब रिस्पायरेशन नहीं करेगा। सोचो मेरा पेट कब निकलेगा? अगर हमारे बॉडी में रिस्पायरेशन फास्ट चलेगा तो मेरा पेट निकल कर आगे आएगा? नहीं आएगा। मेरे पेट पे कब फूड स्टोर हो जाएगा बहुत सारा? अगर मेरा रिस्पायरेशन स्लो हो जाएगा तो। CPRI इसीलिए कहां पर? शिमला में। तो पहला फैक्टर हमने पढ़ लिया टेम्परेचर। इसमें 3 फैक्टर आपको बताए क्या? कि फ्रिज में खाना खराब क्यों नहीं होता, गर्म करने से चीजें खराब क्यों नहीं होती, और CPRI आलू की खेती ठंड के मौसम में क्यों करते हैं, या आलू का रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट वो शिमला में क्यों रखा गया है। अगली बात करते हैं, दूसरा फैक्टर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन भी बहुत बड़ा फैक्टर है, रिस्पायरेशन को प्रभावित करने वाला बहुत बड़ा कारक है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस और अब्सेंस से रिस्पायरेशन दो तरह के होते हैं। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो एरोबिक रिस्पायरेशन होता है, ऑक्सीजन अब्सेंट होगी तो एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है। इस तरह दो तरह के रिस्पायरेशन होते हैं। आपको पास्चर इफेक्ट पढ़ाए थे, क्या बताए थे? अगर ऑक्सीजन प्रेजेंस होगी तो कम कार्बोहाइड्रेट का यूज होगा, कम से कम एनारोबिक रिस्पायरेशन होगा। एनारोबिक रिस्पायरेशन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एरोबिक रिस्पायरेशन होगा, और एरोबिक रिस्पायरेशन होगा तो कम ग्लूकोज का रिस्पायरेशन होगा और ज्यादा एनर्जी मिलेगी। तो आपको बताए थे कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस और अब्सेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करें कि इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी आते हैं, जैसे कि आपका पहला टर्मिनोलॉजी होता है एक्सटेंशन पॉइंट। एक्सटेंशन पॉइंट किसे कहते हैं? कोई पूछे आपसे एक्सटेंशन पॉइंट। एक्सटेंशन का मतलब होता है कोई चीज पूरी तरह से गायब हो जाए, धरती से खत्म हो जाए, विलुप्त हो जाए। जो चीज विलुप्त हो जाती है, जो पूरी तरह से समाप्त हो जाती है, उसको एक्सटेंट कहते हैं। तो एक्सटेंशन पॉइंट क्या होता है? तो याद करिए, देखिए एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है C6H12O6, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स है, और इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को एरोबिक रिस्पायरेशन कब करेगा? जब इसको ऑक्सीजन मिलेगी तब एरोबिक करेगा। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कितनी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स मिनिमम चाहिए होंगे इसके एरोबिक रिस्पायरेशन करने के लिए? एक ग्लूकोज को मिनिमम 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जरूरत होती है। एक ग्लूकोज को मिनिमम 6 ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अगर 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं तो ये कौन सा रिस्पायरेशन करेगा? एरोबिक रिस्पायरेशन करेगा, ठीक है। लेकिन अगर यहां पर ये 5 मॉलिक्यूल्स होते ऑक्सीजन के, बताओ एरोबिक करता या एनारोबिक करता? तो याद रखना, 5 मॉलिक्यूल्स होते तो एनारोबिक रिस्पायरेशन होता, 4 होते तो एनारोबिक होता, 3 होते तो एनारोबिक होता, नहीं होते तो भी एनारोबिक होता। कितने मिनिमम कितने मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ेगी एरोबिक रिस्पायरेशन होने के लिए? एनारोबिक रिस्पायरेशन ना हो तो 6 या 6 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, 6, 7, 8, 9, 10, 6 से ज्यादा कितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, तो यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल्स मिनिमम चाहिए होते हैं। 6 मॉलिक्यूल्स होने पर एनारोबिक रिस्पायरेशन नहीं होगा। मिनिमम 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होने पर कौन सा रिस्पायरेशन होगा? एरोबिक रिस्पायरेशन होगा। एनारोबिक रिस्पायरेशन क्या हो जाएगा? एक्सटिंक्ट हो जाएगा। 0 ऑक्सीजन होगी
एनारोबिक रिस्पायरेशन होगा। 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, एनारोबिक रिस्पायरेशन होगा। लेकिन जैसे ही 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे तो 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स आते ही एनारोबिक रिस्पायरेशन क्या हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो वो मिनिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जिसमें एनारोबिक रिस्पायरेशन एक्सटिंक्ट हो जाए उसे हम एक्सटेंशन पॉइंट कहते हैं। तो पूछे एक ग्लूकोज के लिए एक्सटेंशन पॉइंट कितना होगा, 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल। बताओ, अच्छा 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ले लें हम, तो 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स ले लेंगे तो बताओ अब क्या होगा, एरोबिक रिस्पायरेशन होगा या एनारोबिक रिस्पायरेशन होगा, 6 ऑक्सीजन ही है। एक ग्लूकोज को 6 चाहिए थे, 2 ग्लूकोज की कितनी चाहिए होगी, 12 ऑक्सीजन जरूरत होगी। तो 2 ग्लूकोज के लिए एक्सटेंशन पॉइंट कितना होगा चाहिए, 12 ऑक्सीजन। 12 ऑक्सीजन इसका एक्सटेंशन पॉइंट होगा। वो है मिनिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जिसमें एनारोबिक रिस्पायरेशन नहीं होता है, एक्सटेंशन पॉइंट कहलाता है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन विच एनारोबिक रिस्पायरेशन इज एक्सटेंट, एनारोबिक रिस्पायरेशन इज एब्सेंट, दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज आपका एक्सटेंशन पॉइंट। तो एक ग्लूकोज के लिए 6 ऑक्सीजन, 2 ग्लूकोज के लिए 12 ऑक्सीजन, 3 ग्लूकोज के लिए 18 ऑक्सीजन। आप मालूम कर सकते हो कितना रिस्पायरेशन का इसका एक्सटेंशन पॉइंट कैसा होगा। ठीक है, अब हम आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि यहां पर मान लीजिए 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, या मान लेते हैं 5 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं। यहां पर 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स के रिस्पायरेशन के लिए 5 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं। एरोबिक रिस्पायरेशन होगा या एनारोबिक होगा यहां पर, तो 5 ऑक्सीजन मिनिमम कितने चाहिए होते हैं, एक ग्लूकोज को 6 चाहिए होता है, यहां 5 ही है, इसलिए कौन सा रिस्पायरेशन होगा, एनारोबिक होगा। और मान लो यहां पर 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हो गए, तब क्या होगा, एरोबिक होगा कि एनारोबिक होगा। चाहिए 12 थे, एक ग्लूकोज को 6 चाहिए, दूसरे ग्लूकोज को भी 6 चाहिए, मतलब 12 ऑक्सीजन चाहिए, सिर्फ 6 ऑक्सीजन है, एरोबिक रिस्पायरेशन होगा, एनारोबिक रिस्पायरेशन। याद रखिए, देखो भैया जितने का पेट भरता जाए उतने खाते जाओ, बोलता है, सीधा हिसाब किताब है। जिनका जिनका नंबर पूछता जा रहा है लेते जाओ। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हैं, एक मॉलिक्यूल्स को 6 चाहिए, 6 है, एक मॉलिक्यूल्स 1 मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, एक मॉलिक्यूल्स एरोबिक रिस्पायरेशन करेगा, दूसरा मॉलिक्यूल्स 1 मॉलिक्यूल्स कैसा करेगा, एनारोबिक रिस्पायरेशन करेगा। देख सकते हो एरोबिक और एनारोबिक रिस्पायरेशन दोनों एक साथ दिख रहे हैं, मतलब दोनों हो रहा है इसी सेम घटना में। एरोबिक रिस्पायरेशन, एक ग्लूकोज एरोबिक रिस्पायरेशन कर रहा है और दूसरा ग्लूकोज एनारोबिक रिस्पायरेशन कर रहा है, 2 घटनाएं साथ साथ चल रही हैं, इसलिए इसको ट्रांजिशन पॉइंट के नाम से जानेंगे। कौन सा पॉइंट कहेंगे इसे, ट्रांजिशन पॉइंट के नाम से जानेंगे। याद रखिएगा, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन विच aerobic and anaerobic both respiration are going or occur simultaneously, that point amount of oxygen is known as transition point. Transition point वह ऑक्सीजन का अमाउंट जिसमें एरोबिक और एनारोबिक रिस्पायरेशन दोनों एक साथ चलता है उसे हम ट्रांजिशन पॉइंट कहते हैं। द मिनिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एट विच द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एट विच aerobic and anaerobic respiration occurs simultaneously, that amount of oxygen is known as transition point. क्या पे 7 कर दें तो क्या होगा, सेम ट्रांजिशन पॉइंट रहेगा, 8, ट्रांजिशन 9, ट्रांजिशन 10, ट्रांजिशन 11, 12, ठीक है, 12 एक्सटेंशन पॉइंट हो जाएगा। तो 6 से लेकर के 11 तक ट्रांजिशन पॉइंट होगा, क्योंकि 2 ग्लूकोज के लिए 12 एक्सटेंशन पॉइंट हो जाता है। एक्सटेंशन पॉइंट से थोड़ा नीचे और एक मॉलिक्यूल कम से कम उसमें एरोबिक होना चाहिए। तो एरोबिक और एनारोबिक रिस्पायरेशन दोनों एक साथ हो रहे हो सेम टाइम पे, तो इस तरह को बोलते हैं ट्रांजिशन पॉइंट के नाम से जानेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी आपको। तीसरे फैक्टर की बात करते हैं। ऑक्सीजन पढ़ लिया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिस्पायरेशन जो होगा वो कम ग्लूकोज का रिस्पायरेशन होगा लेकिन ज्यादा एनर्जी निकलेगी। चलो, एरोबिक रिस्पायरेशन करेगा। तीसरा बात करते हैं CO2 का अमाउंट। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की भी आपका एक फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा रहा, हाई अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रही, हाई अमाउंट ऑफ CO2 क्या करेगा, हाई अमाउंट ऑफ CO2 रिस्पायरेशन को इनहिबिट करेगा। कैसे, CO2 ज्यादा होगी तो प्लांट में स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे और स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे, स्टोमेटा के क्लोज होने की वजह से रिस्पायरेशन स्लो डाउन हो जाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, स्लो डाउन हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा, हाई अमाउंट ऑफ CO2 भी आपके रिस्पायरेशन को क्या करता है, डिक्रीज करता है, क्योंकि स्टोमेटा आपके प्लांट में स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सॉल्ट।
सॉल्ट की प्रेजेंस और अब्सेंस से रिस्पायरेशन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अगर हम किसी प्लांट को सॉल्टी वाटर में डालेंगे तो तुरंत उसमें रिस्पायरेशन का रेट इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सॉल्टी पानी में डालने से उसका रिस्पायरेशन का रेट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, तुरंत बढ़ जाएगा, हाई अमाउंट ऑफ रिस्पायरेशन होने लगेगा, जल्दी जल्दी रिस्पायरेशन करने लगेगा प्लांट, क्योंकि सॉल्ट में क्या होंगे, सॉल्टी वाटर में मिनरल्स ज्यादा होंगे और उनके एब्जॉर्प्शन करने के लिए एनर्जी चाहिए होगी, इसलिए जल्दी जल्दी रिस्पायरेशन करेगा। और इस तरह रिस्पायरेशन के रेट में जो हाई अमाउंट पे बढ़ने लगा, जल्दी रिस्पायरेशन होने लगा, इसको हम सॉल्ट रिस्पायरेशन के नाम से भी जानते हैं। तो सॉल्ट रिस्पायरेशन क्या है? सॉल्ट की प्रेजेंस में रिस्पायरेशन जल्दी जल्दी होने लगता है, फास्ट होने लगता है, इसी को हम सॉल्ट रिस्पायरेशन के नाम से जानते हैं। फिर हम बात करें हार्मोन्स की, तो बहुत तरह के हार्मोन्स होते हैं, बहुत तरह के हार्मोन्स होते हैं जो रिस्पायरेशन के रेट को इंक्रीज और इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे कि IAA ऑक्सीजन हार्मोन्स है, जिब्रेलिक हार्मोन्स है। तो आपके ऑक्सीजन हार्मोन्स हो गया, जिब्रेलिक हार्मोन्स हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, इन सभी की वजह से सेल डिवीजन फास्ट होता है। साइटोकाइनिन हो गया, इन सभी की वजह से, इन हार्मोन्स की वजह से सेल में रिस्पायरेशन बहुत फास्ट हो जाएगा, जल्दी जल्दी होने लगेगा। वहीं पे आपका कुछ एंजाइम्स हैं, कुछ हार्मोन्स हैं जो रिस्पायरेशन को स्लो डाउन कर देंगे, ठीक है। जैसे कि आपके बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो आपकी ग्रोथ नहीं होने देते हैं, ग्रोथ को रोक देते हैं, तो आपको वही आपके हार्मोन्स जो हैं वो ग्रोथ को डाउन कर देंगे और उसकी वजह से सेल आपका रिस्पायरेशन स्लो हो जाएगा। तो कुछ हार्मोन्स रिस्पायरेशन को बढ़ाते हैं, कुछ घटाते हैं, जैसे कि ये हार्मोन्स बढ़ाते हैं। आपको पता है फल जब पकता है तब उस समय उसमें रिस्पायरेशन बहुत फास्ट होता है, फ्रूट के राइपनिंग के समय में। बताओ कौन सा हार्मोन्स की वजह से फल पकता है? इथाइलिन हार्मोन्स को पकने वाला हार्मोन्स कहते हैं, इथाइलिन। इथाइलिन जो हार्मोन्स है गैसियस हार्मोन्स है, और इस हार्मोन्स को राइपनिंग हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि फलों को पकाने के लिए यही हार्मोन्स यूज होता है, गैस के फॉर्म में होता है इथाइलिन, और इसे गैसियस हार्मोन्स, इकलौता गैसियस हार्मोन्स यही है। और ये हार्मोन्स की वजह से, इथाइलिन की वजह से फल पकते हैं, इसलिए इसको राइपनिंग हार्मोन्स कहते हैं। जब फल पकते हैं तो इनमें रिस्पायरेशन बहुत फास्ट होता है स्टार्टिंग में, फिर स्लो डाउन हो जाता है। फिर हम बात करें, आपने क्या क्या समझा? आपने समझा कौन कौन से फैक्टर हैं जो रिस्पायरेशन को प्रभावित करते हैं। तो आपको कौन कौन से पढ़ा दिए हैं? टेम्परेचर, ऑक्सीजन, CO2, सॉल्ट और हार्मोन्स, इतने हमने पढ़ लिए। अब बात करते हैं लाइट की प्रेजेंस और अब्सेंस। तो बात करेंगे, नेक्स्ट है आपका लाइट। तो लाइट की हम बात करते हैं, तो लाइट अगर ज्यादा होगी तो प्लांट्स को लाइट ज्यादा मिलेगी, तो प्लांट फोटोसिंथेसिस ज्यादा करेगा, फोटोसिंथेसिस ज्यादा करेगा तो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा बनेगा, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा बनेगा तो ऑटोमेटिकली सी बात है कार्बोहाइड्रेट ज्यादा बनेगा, सफिशिएंट अमाउंट में बनेगा, तो प्लांट में फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा बनेगा, रिस्पायरेटरी आपका सबस्ट्रेट ज्यादा बनेगा तो रिस्पायरेशन ज्यादा होगा। मतलब लाइट की प्रेजेंस से रिस्पायरेशन बढ़ता है प्लांट्स में, तो लाइट की प्रेजेंस रिस्पायरेशन के लिए अच्छा है। फिर बात करते हैं इंजरी। अगर कहीं किसी को चोट लग जाए तो वहां पर रिस्पायरेशन फास्ट होगा या स्लो होगा? तो याद रखिए, जब भी किसी को कहीं चोट लगती है तो उस जगह पर रिस्पायरेशन का रेट हाई हो जाता है, बहुत फास्ट रिस्पायरेशन होता है। क्यों? क्योंकि उस इंजरी को कंप्लीट करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, उसको रिपेयर करने के लिए वहां पर क्या होगी? न्यू सेल का फॉर्मेशन होने लगेगा। न्यू सेल का फॉर्मेशन होगा मतलब सेल डिवीजन होगा, और सेल डिवीजन के लिए क्या चाहिए होगी? एनर्जी की जरूरत होगी, और उस एनर्जी के लिए क्या होगा? रिस्पायरेशन जल्दी जल्दी वहां पर होगा। आप जान लीजिए, बड़ी बड़ी कंपनियों में, फैक्ट्रियों में कई बार जो यहाँ कंपनियों की खतरनाक केमिकल पे रिसर्च चलता है, खतरनाक केमिकल पे वर्क चलता है, जहाँ पे बनती है कोई केमिकल्स, वहां पर स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्शन होता है कि अगर आपकी बॉडी में, हाथ पैर में, कहीं पे भी बॉडी में चोट लगी है तो आपको उस दिन ऑफिस में, वहां पे जब तक ठीक ना हो जाए ऑफिस नहीं आना है, कंपनी में नहीं आना है। अब आपको स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्शन होता है, कई सारे लोग लालच में वहां पहुंच जाते हैं झूठ बोल के, उनकी सैलरी ना कट जाए। तो ऐसे में क्या लगा हुआ? एक मशीन लगी हुई है जिसका नाम है थर्मल डिटेक्टर। तो जैसे मेरे यहाँ पे चोट लगी है, अब यहाँ पे हम पैंट पहने हुए हैं, अब पता कैसे चलेगा कि चोट लगी कि नहीं चलेगी? थर्मल डिटेक्टर मेरा टेम्परेचर चेक करेगा बॉडी के अलग अलग पार्ट्स का, और बॉडी के डिफरेंट पार्ट का टेम्परेचर चेक करेगा। अगर जहां पर भी मेरे बॉडी में चोट लगी होगी, इंजरी होगी, उस जगह पर सेल डिवीजन ज्यादा जल्दी होगा, सेल रिपेयर सिस्टम होगा, और इस कारण वहां पे रिस्पायरेशन का रेट हाई होगा, और हाई रिस्पायरेशन होने के कारण वहां का टेम्परेचर हाई होगा, और वो मशीन बता देगी वहां पे टेम्परेचर की, पूरी जो बॉडी का टेम्परेचर अलग है और यहाँ का टेम्परेचर हाई है, मतलब यहाँ पर इंजरी है।
मतलब इंजरी, चोट लगने पर रिस्पायरेशन बहुत फास्ट होता है, क्योंकि वहां पे सेल को रिपेयर करना है, इसके लिए वहां पे सेल डिवीजन बहुत जल्दी होता है, चलिए सेल डिवीजन होता है, वुंड हीलिंग होती है, वुंड हीलिंग करने के लिए, बीमारी होने पे, वुंड होने पे, सभी हालत में। फिर बात करें इनहिबिटर, बहुत तरह के इनहिबिटर हैं। इनहिबिटर की बात करें, ऐसे होते हैं, इनहिबिटर किसे कहते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो रिस्पायरेशन को इनहिबिट करते हैं, इनहिबिटर कहलाते हैं, रिस्पायरेटरी इनहिबिटर कहलाते हैं। तो रिस्पायरेटरी इनहिबिटर जो होंगे रिस्पायरेशन को रोकते होंगे, अगर वो होंगे तो रिस्पायरेशन स्लो होगा। जैसे आपको बताए थे कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी क्या थे, रिस्पायरेटरी इनहिबिटर है। ठीक है, तो आपके ये अगर रिस्पायरेटरी इनहिबिटर रहेंगे तो आपका रिस्पायरेशन स्लो होगा। रिस्पायरेटरी इनहिबिटर पे एक अलग लेक्चर बना चुके हैं हम पहले। तो रिस्पायरेटरी इनहिबिटर रहेंगे तो रिस्पायरेशन का रेट स्लो करेंगे। अगला कहते हैं एज ऑफ द ऑर्गेनिज्म और एज ऑफ द सेल। यंग ऑर्गेनिज्म में ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, एनर्जेटिक होता है यंग ऑर्गेनिज्म, तो ज्यादा एनर्जी जरूरत होती है, इसलिए यंग ऑर्गेनिज्म में, यंग वन में ज्यादा रिस्पायरेशन फास्ट होगा एज कंपेयर टू ओल्डर वन। ठीक है, एक बूढ़े इंसान को, इसलिए बूढ़े इंसानों को ठंडी ज्यादा लगती है, बच्चों को ठंडी कम लगती है, क्योंकि यंग वन में रिस्पायरेशन बहुत फास्ट होता है, यंग सेल में ज्यादा रिस्पायरेशन होगा। ठीक है, ओल्ड सेल में रिस्पायरेशन स्लो होगा। और प्लांट में मेरिस्टेमेटिक सेल और परमानेंट टिश्यू होते हैं, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में सेल रिस्पायरेशन जल्दी होगा, तो यंग में रिस्पायरेशन का रेट फास्ट होता है, यंग सेल में रिस्पायरेशन फास्ट होता है। फिर बात करते हैं वाटर की अवेलेबिलिटी, वाटर का रिस्पायरेशन से क्या लेना देना है। तो आपके क्वेश्चन नीट में आ चुका है कि बताइए प्लांट्स का वह कौन सा पार्ट है जहां पर रिस्पायरेशन सबसे स्लो होता है। तो आंसर है सीड में रिस्पायरेशन सबसे स्लो होता है। एक सीड को देखोगे, बीज देखोगे, किसी प्लांट का कोई बीज देखोगे, वहां पर रिस्पायरेशन बहुत स्लो होता है, रिस्पायरेशन का रेट बहुत स्लो होता है। क्यों रिस्पायरेशन का रेट बहुत स्लो होता है, क्योंकि वहां पर, ठीक है, रिस्पायरेशन बहुत ज्यादा स्लो होगा क्योंकि वहां पर वाटर नहीं होता। सीड के अंदर सूखे हुए बीज देखो, किसी प्लांट के सीड सालों तक वहां पे रखे रहते हैं एज इट इज, उनमें से नया प्लांट नहीं निकलता। देख सकते हो कोई सीड देखोगे, अगर ये मान लो कोई प्लांट का सीड है, इसमें क्या होगा, अंदर में इम्ब्रियो होगा। ये क्या है, इम्ब्रियो का मतलब लिविंग सेल, और लिविंग सेल है ये जल्दी डिवीजन नहीं करती है। सालों तक बीज ऐसा कैसा रख सकते हैं किसान अपनी दुकानों पे, घरों पे, देख सकते हो कि घरों पे बीज रखे रहते हैं, सालों तक उनसे पेड़ नहीं निकलते। कब पेड़ निकलता है इनसे, जब इन बीज को पानी में डाल दिया जाता है, पानी जाएगा अंदर, वाटर अंदर घुस कर जाएगा, और वाटर के मिलने की वजह से इसमें रिस्पायरेशन का रेट हाई हो जाएगा। क्यों इतने साल तक बीज में रिस्पायरेशन स्लो था, क्योंकि बहुत कम पानी था, अनअवेलेबिलिटी ऑफ वाटर थी, पानी वहां पर नहीं मिल रहा था, इसलिए सीड के अंदर रिस्पायरेशन सबसे स्लो था। जैसे बीज को, चने का दाना देख लो, आप सालों तक अपने घर में रख लो, उसमें से नया पेड़ नहीं निकलेगा सूखे चने के दाने से। लेकिन चने के दाने को जैसे पानी में डालोगे, तुरंत पानी जाएगा, पानी मिलेगा, तुरंत वहां से अंकुरन हो जाएगा, एक नया जर्मिनेशन होगा और नया प्लांट निकलकर बाहर आ जाएगा तुरंत। क्यों इतने दिन तक सीड से प्लांट नहीं निकल रहा था, पानी डालते ही निकल आया, क्योंकि सीड के अंदर रिस्पायरेशन सबसे स्लो होता है। और क्यों होता है, वाटर की अनअवेलेबिलिटी के कारण। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, सबसे स्लो रिस्पायरेशन कहां होगा, सीड में। सबसे फास्ट कहां होगा, मेरिस्टेमेटिक पार्ट में, एपिकल पार्ट में प्लांट्स के। और सीड में जर्मिनेशन क्यों होता है, जब सीड को पानी में डाला जाता है तो वहां वाटर मिलता है, वाटर के कारण रिस्पायरेशन जल्दी से हो जाता है। तो वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत जरूरी है रिस्पायरेशन होने के लिए। पानी नहीं रहेगा तो रिस्पायरेशन नहीं होगा, रिस्पायरेशन नहीं होगा तो एनर्जी नहीं आएगी, एनर्जी नहीं आएगी तो जर्मिनेशन नहीं होगा। जर्मिनेशन होने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, और एनर्जी कहां से मिलेगी, रिस्पायरेशन से। ठीक है, तो सीड में रिस्पायरेशन होने के लिए वाटर बहुत जरूरी है। तो हमने देखा कि रिस्पायरेशन को प्रभावित करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं, तो बहुत सारे। पहला टेम्परेचर, ऑक्सीजन की प्रेजेंस ऑफ सेल, CO2, सॉल्ट, हार्मोन्स, लाइट, इंजरी, इनहिबिटर्स, एज ऑफ द सेल और वाटर की अवेलेबिलिटी। ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो रिस्पायरेशन को प्रभावित करते हैं, जिनकी वजह से रिस्पायरेशन आपका फास्ट या स्लो हो सकता है। और इसके साथ साथ रिस्पायरेशन इन प्लांट चैप्टर खत्म हुआ आपका।
रिस्पायरेशन चैप्टर हमने होपफुली आपको जितना समझ में आया मैंने होपफुली आपको कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको कहीं पर लगे कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इमीडिएटली हमसे कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप में, फेसबुक में, उसमें आप जहां पर यूट्यूब में नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट लिख सकते हो, आपका आंसर मिलेगा, रिप्लाई मिलेगा इमीडिएटली। ठीक है, व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम लगे आप बिना हेजिटेशन पूछिए। थैंक यू। ओके।